एक कुआं जिसको लेकर कही जा रही है चमत्कार की कहानी, और इसी चमत्कार को देखने जुटी हजारों लोगों की भीड़। लोग इस चमत्कार को खुद अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। कुएं का मीठा जल लेने के लिए लोगों में मची है होड़। मेरे पीछे आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं और जो ये मेला लगा हुआ है और लोग एक साथ में नहा रहे हैं, ये यूपी के हाथरस से 30 किलोमीटर दूर एक गांव की तस्वीरें हैं। और इस तरीके की जो आस्था लोगों की जुड़ी है कि कुएं के पानी से नहाने से लोगों के रोग दूर हो जाते हैं, और इसको लोग चमत्कारी कुआं भी कहने लगे हैं। जूते चप्पल भी पड़े हुए थे इसमें। अच्छा। और ये इन्होंने बता रही थी कि मूर्ति डाली, मूर्ति डालने के 10 मिनट बाद इसमें धुआं उठा। धुआं उठने के बाद आसपास के लोग आए, उन्होंने देखा कि धुआं कैसे उठा है, कुएं में क्या हो गया। जब झांक के देखा तो इसमें दूध हो चुका था। कुएं के पानी से हर कोई चाहता है नहाना, पवित्र गंगा जल की तरह। हर कोई इस कुएं के मीठे पानी को ले जाना चाहता है घर। लोगों का दावा है कि कुएं का पवित्र जल दूर करता है बीमारियां। जब आए थे तो यहाँ सुनने को मिला तो हम लोग फिर यहाँ आए, अपनी मम्मी को भी लेके आए क्योंकि ये बुजुर्ग हैं। इन्हीं को हमारा मतलब पकड़ के चौथी इनको दोबारा लाए कि कुछ लोग यहाँ से गए और वो रोग मुक्त हो चुके हैं। यहाँ से उनके दर्द थे, किसी के पेट में प्रॉब्लम थी, किसी के घुटनों में दर्द था, किसी के कमर में दर्द था, वो सारे उनके दर्द सही हो चुके हैं। इलाके के लोग इसे कलयुग में भगवान राम का चमत्कार बता रहे हैं। साथ में एक केन भी है, क्या क्या करेंगे? पानी लेके गांव में पिलाऊंगा और घर पे दो और भी बुजुर्ग हैं उनको पिलाऊंगा। चमत्कार की खबर फैलते ही कुएं के आसपास शुरू हो गया है पूजा पाठ का दौर। हर किसी को लग रहा है कि कुएं का पवित्र जल हर लेगा उनकी सारी समस्याएं, इसलिए कोई इस मौके को चूकना नहीं चाहता। हाथरस का चमत्कारी कुआं। नमस्कार, देश दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं आकाश सोनी। सबसे पहले आस्था से जुड़ी एक ऐसी खबर जो इस कदर फैली कि एक कुएं ने तीर्थ स्थल का ही रूप ले लिया। ये कुआं है उत्तर प्रदेश के हाथरस में, और कहा जा रहा है कि पिछले 3 दशक से ये कुआं गंदगी से भरा पड़ा था, पानी में कीड़े थे। मगर एक दिन गांव की एक महिला ने भगवान राम की खंडित मूर्ति इस कुएं के अंदर डाली, और उसके बाद से ही कुएं का पानी मीठा हो गया। जिस कुएं की तरफ पिछले 30 साल किसी ने मुड़कर देखा तक नहीं था, अचानक वो मंदिर की तरह स्थान बन गया है। अब हर कोई इस कुएं का पानी हासिल करना चाह रहा है। लोगों की भारी भीड़, एक कुआं और कुएं से पाइप के जरिए लोगों पर पानी का छिड़काव। ये तस्वीरें हैं यूपी के हाथरस की। यहाँ पानी लेने की होड़ इसलिए नहीं लगी कि सूखा पड़ा है। यहाँ लोग इसलिए जुटे हैं ताकि कुएं से निकले पानी का एक छींटा भर उन पर आ पड़े। आसपास के गांवों से ही नहीं बल्कि शहरों के भी लोग यहाँ जुटे हैं, और इस मजमे की वजह है एक शब्द, चमत्कार। और ये चमत्कार निकला है इलाके के कुएं से। यह नजारा है हाथरस के सिनद्रपुर गांव का, जहां एक कुएं में हुए चमत्कार को देखने के लिए दूर दूर से लोग आने शुरू हुए, और देखते ही देखते पूरा इलाका लोगों से भर गया। जिस कुएं के पास पहुंचने के लिए लोगों में मारामारी का आलम है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि वहां एक चमत्कार हुआ है। लोगों की माने तो कुएं का खारा और गंदा पानी देखते ही देखते मीठे पानी में बदल गया। गाँव ले आ रही हूँ अपने बच्चों के लिए और पड़ोसियों के लिए। अच्छा, पड़ोसियों के लिए। ये सुना है जी कि यहाँ इस पानी से सब नहा के सही हुए जा रहे हैं। ये पानी क्या करेंगे? इसकी मान्यता बताई गई है कि इसकी बहुत बड़ी मान्यता है। इसको घर ले जाएंगे? ले जाएंगे और क्या करेंगे इसको। घर वालों ने मंगवाया है? मंगवाया घर वालों ने। आप कह सकते हैं कि आप हरिद्वार जाते हैं या किसी धार्मिक प्लेस पर जाते हैं तो वहां पर इस तरीके की बोतलें नजर आती हैं बिकती हुई, और लोग वहां से पानी लेके जाते हैं, गंगा जल। और अब ये लोग इसी कुएं के पानी को ही गंगा जल मान रहे हैं और ये इसको लेके जा रहे हैं घर पर। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर चमत्कार की ये कहानी शुरू कहां से हुई थी। दरअसल गांव की ही रहने वाली मुनीसा देवी नाम की एक महिला ने 19 तारीख को राम, सीता और लक्ष्मण की खंडित मूर्तियां कुएं में डाल दी थी। मुनीसा देवी की माने तो मूर्तियां डालने के बाद कुएं में धुआं निकला और फिर पानी दूध जैसा सफेद हो गया। मुनीसा देवी के मुताबिक इसके बाद ही कुएं का पानी मीठा हो गया। से धुआं उठा। अच्छा। धुएं के बाद पानी एकदम साफ दूध जैसा हो गया। अच्छा। फिर शाम को हमने अपने पति को बताया। हाँ। उन्होंने बाहर जाके एक आध लोगों को बताया। वे लोग आए, उन्होंने बाल्टी लेके पानी खींचा।
गांव वालों के मुताबिक कुआं करीब 30 सालों से इस्तेमाल नहीं हो रहा था। कुएं में काफी मात्रा में गंदगी हो गई थी। गांव वालों ने बताया कि कुएं का पानी कोई छूता भी नहीं था, लेकिन मूर्तियां कुएं में डालने के बाद उसका पानी मीठा हो गया। यही नहीं, मुनीसा देवी ने तो यह भी बताया कि कुएं के पानी से नहाने और उसे पीने के बाद बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। हमारे 20 साल से एलर्जी थी। अच्छा, ये हाथों में एलर्जी थी? हाँ, खुजली होती थी? खुजली होती थी। अब दूर हुआ है? अब नहीं होती है। अच्छा। अब साफ हो गई, ठीक हो गई। अब इसी कुएं से आप पानी लेते इसी हैं? कुएं से ले रहे हैं और इसी से हमें फायदा भी मिल रहा है। अच्छा। जो शरीर में दर्द वर्द रहता था, हड़कन रहती थी, वो सब सही चल रहा है। जैसे ही ये खबर आसपास के इलाकों में फैली, लोगों की भारी भीड़ कुएं के आसपास जुटने लगी। लोगों में होड़ इस बात की थी कि किसी तरह से भी कुएं का थोड़ा सा पानी उन्हें मिल जाए। आइए जानने की कोशिश करते हैं और उस कुएं तक पहुंचने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस कुएं में क्या चमत्कार है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं नहाने के लिए। हमारे जुआ में दर्द था, इसे पानी पीने से हमको भी लाभ मिला है। पढ़े लिखे बेशक है, फिर भगवान में आस्था रखते हैं ना। आस्था रखते हैं कि जब 4 लोग बोल, क्योंकि ये तो 11 दिन से चल रहा है। हम होली दिवाली अपनी सास ससुर से मिलने आते हैं। जब आए थे तो यहाँ सुनने को मिला तो हम लोग फिर यहाँ आए, अपनी मम्मी को भी लेके आए हैं। आपकी प्रॉब्लम जो थी वो दूर हो गई? हल्की है गई, कम। अच्छा, कम है गई। डॉक्टरों को दिखाया था? और डॉक्टरों को भी दिखाया था? डॉक्टरों को बहुत इलाज है, 5-6 साल गई। फिलहाल कुएं से पानी लेने के लिए अभी भी लोगों का तांता लगा हुआ है। कुएं का पानी मीठा होने की खबर जैसे जैसे लोगों तक पहुंच रही है, भीड़ बढ़ती जा रही है। हालांकि पानी जो है काफी साफ नजर आ रहा है तस्वीरों में, लेकिन अब जो है इससे लोगों की आस्था जुड़ गई है और लोग इसी कुएं के पानी से नहा रहे हैं। कैमरामैन विपिन पुजारी के साथ रवि सिंह, हाथरस, IBN 7। उत्तर प्रदेश के बाद अब खबर दिल्ली NCR से, जहां ई रिक्शा को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार तरह तरह की छूट दे रही है। दिल्ली सरकार ने बजट में ई रिक्शा पर सब्सिडी बढ़ाकर अब 30,000 रुपए कर दी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को नोएडा में ई रिक्शा खुद वितरित करेंगे। प्रदूषण के मद्देनजर ई रिक्शा को प्रोत्साहन देने की काफी कोशिश हो रही है, लेकिन इस बात की ओर किसी का ध्यान लगता है नहीं है कि बिजली से चार्ज होने वाली ये ई रिक्शा आखिर चार्ज कहां किए जाएंगे। दिल्ली में चोरी की बिजली से चार्ज किए जाने का खुलासा IBN 7 ने पिछले साल अगस्त में किया था। IBN 7 ने अपने स्टिंग ऑपरेशन में यह दिखाया था कि ई रिक्शा चालक किस तरह से बिजली माफिया को पैसे देकर चोरी की बिजली से अपना रिक्शा चार्ज करते हैं। रिक्शा चार्ज करने के बदले 70 से 100 रुपए का भुगतान रिक्शा चालक माफिया को करते थे। माफिया चोरी की बिजली से इस पूरे गड़बड़झाले को अंजाम देते थे। IBN 7 ने खुफिया कैमरे की सहायता से दिल्ली के रघुबीर नगर, उत्तम नगर, नोएडा और पुरानी दिल्ली सहित कई जगहों पर पड़ताल की थी। अभी चार्ज हो रहा है क्या रिक्शा? कितना पैसा देते हैं चार्ज के लिए? 1,000 रुपये लेते हैं। कब का? महीना का? कौन लेता है? दुकान वाला? बिजली वाला। हाँ, बिजली वाला। 1,000 रुपये लगता है पर रिक्शा? क्या बात कर रहे हैं, ज्यादा ले रहा है। 500 रुपये पार्किंग वाला लेते। 500 रुपये पार्किंग वाला और 500 रुपये बिजली वाला। बिजली वाला कौन देता पैसा? आता है, ले जाता है। बिजली चोरी से रिक्शा चार्ज किए जाने के गोरखधंधे की खबर दिखाए जाने के 8 महीने बाद IBN 7 ने सोमवार को हालत का जायजा लेने के लिए फिर से रघुबीर नगर और उत्तम नगर का दौरा किया। IBN 7 के खुफिया कैमरे में फिर से वही तस्वीरें रिकॉर्ड हुई जो 8 महीने पहले हुई थी। यानी 8 महीने पहले जिस तरह बिजली माफिया चोरी की बिजली से ई रिक्शा को चार्ज करने का रैकेट चला रहे थे, वो अब भी जारी था। ई रिक्शा को बढ़ावा देने के लिए एक और जहां दिल्ली सरकार ने इस बार बजट में सब्सिडी बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दी है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को नोएडा में ई रिक्शा बांट रहे हैं। इसके पीछे प्रदूषण को कम कर ई रिक्शा को बढ़ावा देने का इरादा है। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों ई रिक्शा को बढ़ावा देने की पूरी कोशिश कर रही हैं, लेकिन ये ई रिक्शा चार्ज कहां होंगे, इस बात पर किसी का ध्यान नहीं है। तो चूँकि इनको पेट्रोल नहीं लेना, कोई फ्यूल नहीं लेना, इनको तो फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी है, तो उसमें अगर कोई चार्जिंग पॉइंट बना दें तो इनकी जितनी चोरियां हो रही हैं वो सारी चोरी रुक जाएगी और हजारों लाखों रुपए की बिजली की चोरी रुकेगी। सरकारों का ध्यान भले ही इस बड़ी समस्या पर ना हो, लेकिन दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है।
बिजली चोरी के मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने खुद ई रिक्शा वालों की तरफ से की जा रही बिजली चोरी पर संज्ञान लिया। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि अगर सीएनजी वाहनों के लिए सीएनजी फिलिंग स्टेशन और पेट्रोल पंप बन सकते हैं, तो फिर ई रिक्शा के लिए चार्जिंग स्टेशन आखिर क्यों नहीं बन सकता। कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली सरकार को फटकार लगाई और कहा कि 15 दिनों के अंदर सरकार बताए कि वो इस समस्या से निपटने के लिए क्या उपाय कर रही है। डायरेक्शन ही कहेंगे आप कि डायरेक्शन दिया गया है कि इस लाइन पर सोचें कि इसको चोरी को रोकने के लिए एक पॉइंट ऐसा जगह जगह बनाया जाए जहां ई रिक्शा अपनी चार्ज कर सकें और गाड़ी को बिना चोरी के चला सकें। प्रदूषण से निपटने के लिए ई रिक्शा को बढ़ावा देना निश्चित ही बेहतर काम है, लेकिन बिजली चोरी से चार्ज होने वाले ई रिक्शा और माफिया को रोकना भी सरकार का काम है। सरकार को ई रिक्शा चार्जिंग स्टेशन को बनाने पर ध्यान देना होगा ताकि लाखों रुपए की होने वाली बिजली चोरी को रोका जा सके। अभिषेक कुमार, नई दिल्ली, IBN 7। अब एक चौंकाने वाली खबर जो आज आई और वो ये कि एनआईए के डीएसपी तंजील अहमद की हत्या सुनियोजित तरीके से की गई थी। हत्यारे तंजील अहमद की हत्या की रेकी के लिए पहले उनकी भांजी की शादी में मौजूद थे, वहीं रहे। तंजीम के भाई के साथ साथ उनकी बेटी ने भी इस मामले की जांच कर रही उत्तर प्रदेश एसटीएफ को ये सारी बातें बताई हैं। पुलिस निकाह में संदिग्ध तरीके से शामिल होने वाले दोनों आरोपियों की पहचान के लिए निकाह के वीडियो की रिकॉर्डिंग की पड़ताल कर रही है। यहां एक और बात देखने की यह भी है कि रात 1:09 पर सीसीटीवी में रिकॉर्ड किया गया है कि 2 मोटरसाइकिल आ रही है और हत्या 1:15 यानी 6 मिनट बाद हुई है। 2 लोग थे एक बाइक पे, वो लोग आगे से आए, हमारी गाड़ी को देखकर पीछे यू टर्न लिया और पापा वाली साइड पे आके पीछे वाले ने शूटिंग करी। जब शीशा टूटा तो पापा की कंट्रोल खो गया, पापा की उस गाड़ी से, और आगे जाके गाड़ी ठुक गई और वो मारते गए, पापा को मारते ही गए। उनकी गोली खत्म हो गई तब भी वो भर के फिर से मारते गए जब तक पापा बिल्कुल खत्म नहीं हो गए। इस बेटी के दर्द को समझना मुश्किल नहीं। इसने अपनी आंखों के सामने अपने पिता को गोलियों से छलनी होते देखा है। एनआईए अफसर तंजील अहमद की हत्या मामले में उनके दोनों बच्चों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। दोनों ही बच्चे वारदात के वक्त गाड़ी में मौजूद थे। यही वो गाड़ी थी जो वारदात के वक्त एनआईए के डीएसपी तंजील अहमद चला रहे थे। पापा कुछ ऐसे अच्छे थे, वो कुछ नहीं करते थे, वो गलत काम वो कुछ नहीं करते थे। शनिवार की रात अज्ञात बदमाशों ने एनआईए के अफसर पर अंधाधुंध फायरिंग की थी। उस वक्त तंजील अहमद पत्नी और बच्चों के साथ शादी में शामिल होने जा रहे थे। एनआईए डीएसपी तंजील अहमद की भांजी के निकाह की इस वीडियो रिकॉर्डिंग में पुलिस को तंजील की हत्या का महत्वपूर्ण सुराग मिलने की उम्मीद है। शनिवार की शाम बिजनौर के शिवहारा इलाके के बंधन बैंक्वेट हॉल में तंजीम की भांजी की निकाह थी। पुलिस ने निकाह की यह करीब 3 घंटे की फुटेज जांच के लिए अपने कब्जे में ले ली है। तंजील की बेटी और भाई ने पुलिस और एनआईए को बताया है कि शादी में 2 संदिग्ध लोग देखे गए थे। 2 बंदे खड़े हुए तो मैंने ये जानने की कोशिश करी कि बेटा मुझे कुछ अजनबी से लगे, और मैंने ये जानने की कोशिश करी कि बेटा ये शादी किसकी है, किसके यहाँ है। पुलिस शादी का वीडियो खंगाल रही है। पुलिस ने शादी की वीडियो अपने कब्जे में ले ली है। अब जांच का सारा दारोमदार शादी की वीडियो पर है। इस बीच मामले की जांच कर रही एसटीएफ को बिजनौर के बंधन बैंक्वेट हॉल से करीब 1 किलोमीटर दूर मधुर मेमोरियल स्कूल के सीसीटीवी कैमरे से कुछ फुटेज मिले हैं। घटना की रात करीब 9 बजे के आसपास 2 संदिग्ध मोटरसाइकिलों को जाते देखा गया है। पुलिस को शक है कि इन दोनों मोटरसाइकिलों पर डीएसपी के हत्यारे ही थे। सीसीटीवी फुटेज हो या फिर शादी के दौरान की गई रिकॉर्डिंग का वीडियो, दोनों में ही पुलिस को कुछ ऐसे चेहरे मिले हैं जो संदिग्ध दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अब तक इनकी पहचान नहीं हो पाई है, लिहाजा कोशिश है कि जल्द से जल्द इन चेहरों से नकाब उठ पाए ताकि ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार इस हत्याकांड के पीछे असली मकसद क्या था। घटना के 2 दिन बाद भी पुलिस न तो हत्यारों की पहचान ही कर पाई है और न ही इस नतीजे पर पहुंच पाई है कि आखिर तंजील की हत्या का कारण क्या था। पुलिस की जांच में ये बात सामने आ रही है कि हत्यारे का मकसद सिर्फ तंजील की ही हत्या करना था। पुलिस भले ही आतंकवाद से भी जोड़कर इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन जिस तरह से तंजील को एक के बाद एक 24 गोलियां मारी गई, वो इस बात की ओर इशारा करती हैं कि हत्यारों में
तंजील को लेकर भारी गुस्सा था। डीएसपी हत्याकांड मामले की जांच कर रही एजेंसियों को दो बड़े सुराग हाथ लगे हैं। पहला शादी का वीडियो, सीसीटीवी फुटेज और दूसरा मौका वारदात के आसपास लगे तमाम मोबाइल टावर्स की कॉल डिटेल। अब इन्हीं दोनों बड़े सुराग के जरिए इस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। बिजनौर से ब्रजेश तिवारी के साथ आनंद तिवारी, दिल्ली, IBN 7।